इस टेस्ट में सर हम वेव मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने पुराने टेस्ट नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो वेव मोशन सर मैं कुछ टॉपिक आपको बताता हूं, अगर आपने अभी तक वो तैयार नहीं कर रखे हैं तो उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अभी एक दो टॉपिक ही बता रहा हूँ, जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपका आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें कार्नोट इंजन से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्नोट इंजन से, ठीक है। और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने तैयार नहीं किया है, उसमें पेंडुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और तीसरा, आपने अगर वेव तैयार नहीं किया तो वेव तैयार कीजिए, अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िए इसको। और अगला डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट से इसमें एक्चुअली ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड, और इसमें दो चीज़ें और आती हैं, क्लोज्ड, ये पक्का यूके में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। यूके SSC में ये क्वेश्चन आएगा आपका, क्लोज्ड पाइप हो गया और ओपन पाइप से रिलेटेड, ऑर्गन पाइप है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। मैं अभी इतने टॉपिक बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये टॉपिक तैयार नहीं कर रखे हैं तो पहले इनकी थ्योरी बढ़िया तरीके से पढ़िए, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन तो मैं भी डालूंगा, लेकिन आप एक बार इसकी थ्योरी को पूरा ढंग से पढ़िए, ठीक है, तभी जाके आप इनके क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप मत छोड़िएगा सर, ठीक है। इतने टॉपिक, अभी मैंने इतने टॉपिक बताए, तो आपके पास एक दो दिन का समय है, तब तक इनको तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ज़रा सा मैं सर ये वेव मोशन के बारे में आपको ज़रा सा डिस्कस करता हूँ, फिर क्वेश्चंस को करता हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस में देखो, तरंग गति का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, जैसे कोई एक शांत तालाब है ना, उसमें जैसे ही आप एक पत्थर मारते हैं तो होता क्या है कि ये जहाँ पर आपने पत्थर मारा ना, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है। जब ये गड्ढा बनता है तो ये जो आपका गड्ढा बनता है, तो पहली बात तो ये समझिए, वेव मोशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक इलास्टिसिटी का होना ज़रूरी है, एक आपका वो जड़त्व का होना, इनर्शिया का होना ज़रूरी है। तो ये जो मोशन, ये जो आपने पत्थर यहाँ पे मारा, तो होगा क्या, यहाँ पे पत्थर जब आपने मारा तो गड्ढा बन गया, उस गड्ढे को भरने के लिए पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आके उसको भर देगा और ज़रा ऊंचा भी हो जाएगा। अब जो इनर्शिया का प्रॉपर्टी होती है, इसकी इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी इसके पास होती है, वो क्या कर देगा, उसको एनर्जी के वो अपने पार्टिकल्स ये भरने के बाद, उसको लेवल पे लाने के बाद जो एनर्जी होती है ना, उसको ट्रांसफ़र करेगा। पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेंगे, तीसरे को, चौथे को, तो इसी तरीके से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है इसमें, देखो, इसमें हो रहा है जो पार्टिकल अपनी जगह पे रहते हुए एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, एनर्जी को, डिस्टर्बेंस तो आपका वेव होता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा है वही वेव है आपका। तो ये अपनी जगह पे रह के एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यही आपका वेव मोशन कहलाता है सर। इसी प्रकार आपने देखा होगा, एक रस्सी है ना, एक रस्सी को आप यहाँ बांधो और यहाँ से आप उस रस्सी को क्या करो, उस रस्सी को झटके से झटका दो, तो वो क्या होगा, ये पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल आगे पीछे नहीं जाएंगे, पार्टिकल अपनी जगह पे ही जाएंगे, तो ये इस तरीके का मोशन हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, वेव मोशन कहलाता है। इसमें हो क्या रहा है, पार्टिकल अपनी जगह पे परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं और एनर्जी आगे, यहाँ से आगे को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस टाइप का मोशन जो होता है सर, ऐसा वेव मोशन आपका क्या कहलाता है, ये मैकेनिकल वेव्स में ही आती हैं, ये कहलाता है ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। पहली बात, ट्रांसवर्स वेव के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा रिजिड मीडियम का होना ज़रूरी है, रिजिड मीडियम का होना ज़रूरी है। मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसमें, ये थ्योरी इसलिए समझा रहा हूँ ना, ज़रा सा आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, देखो ये लिए हैं, ये ट्रांसवर्स वेव कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, ट्रांसवर्स वेव के लिए पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि ये वेव मोशन के लिए दो चीज़, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा इनर्शिया का होना ज़रूरी है। दूसरा, ये जो ट्रांसवर्स वेव है उनके लिए रिजिडिटी का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब जो आपके पास एयर होती है, एयर जो होती है ना, वायु और जो गैसें होती हैं, वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव क्रिएट नहीं की जा सकती हैं, ट्रांसवर्स वेव वहाँ होंगी नहीं, क्योंकि उसमें रिजिडिटी का गुण होता ही नहीं है। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्या हो रहा है कि मोशन क्या हो रहा है, पार्टिकल अगर वेव यहाँ को मूव कर रही है तो मोशन
उसके वेव के मूवमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप देखेंगे, एक स्प्रिंग को आपने लिया, स्प्रिंग को लिया तो स्प्रिंग को खींचा, जैसे यहाँ पे बधा हुआ खींचोगे तो इसमें यहाँ को खींचोगे तो मोशन वाइब्रेशन भी ऐसा ही वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो इसका मोशन लॉन्गिट्यूडनल मोशन कहलाता है। मतलब इसमें जो वेव क्रिएट होंगी, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, ठीक है। तो इसमें जो वेव्स का क्रिएशन होता है एक संपीड़न, ठीक है, संपीड़न और विरलन से होता है। विरलन, यहाँ देखो, यहाँ पे जो हो क्या रहा है कि ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के ज़रा नज़दीक हैं, यहाँ पे दूर दूर हैं, ये विरलन हो जाता है, ये संपीड़न हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोशन क्या होता है, जिस ओर को वेव मूव कर रही है उसी ओर को वो पार्टिकल का मूवमेंट भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं सर। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए एक चीज़ आप ये समझिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका लिक्विड में भी हो जाएंगी, सॉलिड में भी हो जाएंगी। और लिक्विड सॉलिड इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सॉलिड ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिक्विड जो है, लिक्विड के सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव होती हैं, इसके अंदर जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीनों में आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट की जा सकती हैं। ये वेव की कहानी मैंने आपको बताई। अब मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, जिसमें से एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। वो है क्या है, एक तनी हुई डोरी है ना, तनी हुई डोरी में जो तनी हुई डोरी है उसमें हमारे पास दो तरीके की वेव हमने पढ़ी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक आपने क्या पढ़ी, ट्रांसवर्स वेव पढ़ी। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, जो कोई डोरी तनी हुई है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड, चाल हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, स्पीड निकालना चाह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल की और ट्रांसवर्स की। तो न्यूटन ने दिया था कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, मतलब ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, उनकी उसमें किसी तनी हुई डोरी में उसकी चाल जो होती है वो होती है √T/m। बड़ा इम्पोर्टेंट है, टी टेंशन है, स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन है। एक बात यहाँ पे आ रही है सर, डोरी या स्ट्रिंग की बात करते हैं तो डोरी का इन जनरल मतलब, डोरी को समझो आप, जिस डोरी की हम बात कर रहे हैं ना उसका कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। डोरी का मतलब क्या हुआ, डोरी किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई ये त्रिज्या के तुलना में जब लंबाई बहुत ज़्यादा हो तो उसको डोरी कह देते हैं। एक पतले तार को भी आप डोरी की श्रेणी में लेते हैं, क्यों, क्योंकि डोरी के पास कुछ डोरी होने की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी वो लचीली होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें रिजिडिटी बहुत कम होनी चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी उसकी लंबाई में कोई वृद्धि ना हो, तो वो जो होता है आपका डोरी कहलाती है। इन जनरल व्यवहार में ऐसा होता तो नहीं, लेकिन हम प्रत्येक तार में तो आपका रिजिडिटी होती है, लेकिन हम पतले तार को जो है ना, पतले तार जो होते हैं ना, उनको हम क्या ले सकते हैं, डोरी की श्रेणी में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तनी हुई डोरी में जो उसकी चाल अनुप्रस्थ तरंग के लिए न्यूटन ने ये अगर हम फॉर्मूला निकालें तो वो निकल के आता है T/m सर। ये T जो होता है ना, टेंशन होता है, क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है। T जो होता है टेंशन होता है, यहाँ पे इस बात का तनाव, ठीक है। तनाव क्या है, तनाव बल है। जब आप बाद में देखेंगे तो, और ये m को समझो, मेन चीज़ ये m का समझना है। ये m मतलब मास नहीं है, यहाँ पे m मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ l थी, उसका मास m था, तो m यूनिट का मास है, ठीक है, तो वो मास ये है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया गया, ये मास की वैल्यू रखी गई, तो यही रिजल्ट सर निकल के आ गया आगे, v = प्रतिबल अपॉन डेंसिटी में आ जाएगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट ये मिला, दूसरा ये मिला, प्रतिबल अपॉन डेंसिटी। ये किसके लिए आया सर, ये आया हमारा जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, तो वो जो तनी हुई डोरी है उसमें जो स्पीड होती है, तनी हुई डोरी में मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, जो ये जो आपके ट्रांसवर्स वेव है उसकी स्पीड निकालना चाह रहा हूँ, अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकालना चाह रहा हूँ। तो ये दो फार्मूला यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की, ये अनुदैर्ध्य वाला इंपॉर्टेंट है सर। देखो इसको मैं ज़रा सा आपको समझाता हूँ।
जब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग की मतलब हम ध्वनि की चाल को चेक करना चाह रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में न्यूटन ने इसके लिए लॉ दिया था। न्यूटन ने कहा कि जो ये ध्वनि की चाल है, ठीक है, तरंगों की चाल, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो वो जो फॉर्मूला निकल के आता है V इज इक्वल टू, न्यूटन का नियम कहता है E अपॉन डी के इक्वल आता है। E यहाँ पे इलास्टिसिटी है और D क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। किसी भी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं उनके लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा चाल का, किसी भी माध्यम के लिए हो, ये किसी भी माध्यम में हो, ठीक है। तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं। हम ठोस के लिए चेक करते हैं ध्वनि की चाल, हम ठोस द्रव के लिए चेक करते हैं और गैस के लिए चेक करते हैं। जब ठोस के लिए चेक करोगे आप, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठोस के लिए चेक करते हैं तो ई मतलब ई क्या है, ये ई की अगर मैं बात करता हूँ ना, ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है सर, यहाँ पे ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। जब ठोस की बात करते हैं, ठोस के लिए आप जानते हैं ये प्रत्यास्थता गुणांक में y लिया जाता है, यंग मॉडुलस, तो उस केस में v का मान हो जाएगा y अपॉन डी। तो जो प्रैक्टिकली चेक किया गया चाल ठोस में और न्यूटन के लॉ से चेक किया गया, तो पाया गया कि ठोस की जो चाल आती है, ठोस में ध्वनि की चाल जो आती है 5096 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाती है। और जब द्रव में चेक किया गया, दूसरा द्रव में जब चेक किया गया तो चाल के लिए जो फॉर्मूला लगा, यहाँ पे जैसे आपने ध्यान दो सर, E यूज़ हो रहा है, तो द्रवों के लिए ये B यूज़ होता है, बल्क मॉडुलस कहते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा B अपॉन डी। तो जब न्यूटन के एक्सपेरिमेंट, न्यूटन का फॉर्मूला तो ये है, इससे निकाला गया तो 1480 मीटर पर सेकंड आया ये, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो 1450 मीटर पर सेकंड आता है, लगभग बराबर ही होता है। अब बात करते हैं न्यूटन ने गैस के लिए क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। न्यूटन ने कहा कि गैस में, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, देखिए गैस के लिए उन्होंने, जब गैस के लिए कहा, ये फॉर्मूला क्या था, V बराबर √E अपॉन डी था। मैंने अभी आपको अनुदैर्ध्य तरंग के लिए बता रखा था, अनुदैर्ध्य तरंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। जब ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग क्रिएट होती हैं, तो ये दो तरीके के मोशन होते हैं इसमें, एक तो संपीड़न, एक विरलन होता है। देखो तो दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की डिस्टेंस ही लैम्डा कहलाती है। इसी प्रकार जैसे जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनमें दो क्रेस्ट और दो ट्रैप के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं, ठीक है, गर्त और श्रृंग कहते हैं उसको हिंदी में। यहाँ पे ये विरलन है, संपीड़न है। दो कंजुगेटिव संपीड़न के बीच की डिस्टेंस कहूँ या दो कंजुगेटिव विरलन के बीच की डिस्टेंस कहूँ, है ना, वो जो होती है आपकी लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला तो यही था, V निकालने का E अपॉन डी था। E क्या है आपका, प्रत्यास्थता, तो E जो है गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो गैसों के संबंध में जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने पाया कि अनुदैर्ध्य तरंग किसी गैस में जब चलती हैं तो माध्यम में ताप में कोई, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा उन्होंने पाया। होता क्या है कि गैस में ध्वनि तरंगें संपीड़न और विरलन होता है, तो जब संपीड़न होगा तो ये जो संपीड़न होगा, संपीड़न और विरलन से आगे बढ़ती हैं। मैं कह रहा हूँ कि संपीड़न और विरलन से आगे बढ़ती हैं, किसमें, गैस में। जब संपीड़न होगा तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो वायुमंडल में चली जाएगी। संपीड़न में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो वायुमंडल में चली जाएगी, हीट ही तो जा रही है आप आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान में। और विरलन में जो ऊष्मा होगी वो वायुमंडल से वापस आ जाएगी, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, उन्होंने ये पाया, ठीक है। तो गैस में ध्वनि तरंगों के लिए उन्होंने पाया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, उन्होंने समझ लिया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में उन्होंने ये जो E था ना, ये जो हम E की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो V है ये बल्क मॉडुलस, ये क्या है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, P बोला उन्होंने, इसको P बोला, P अपॉन डी। और जब इसकी वैल्यू निकाली गई किसी गैस के लिए, कोई गैस NTP पे कोई गैस ली, और जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो न्यूटन के अकॉर्डिंग वो आई 280। पहली बात तो न्यूटन ने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल माना है, ध्यान दीजिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस माना सर।
जबकि जब लाप्लास करेक्शन निकला उन्होंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है सर, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। तो इसमें 280 आई। जब प्रैक्टिकल में चेक किया गया तो 332 मीटर पर सेकंड होती है गैस में। जो अगर गैस में जो ध्वनि की चाल जो है गैस में 332 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि न्यूटन के इससे जब चेक किया गया तो इसमें कितनी आई, 280 मीटर पर सेकंड आई, तो जो गलत हो गया। तब लाप्लास ने इसमें करेक्शन किया। उन्होंने कहा जो आप ये कह रहे हो ना कि गैस में परिवर्तन जो संपीड़न और विरलन के थ्रू होता है और वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल से आ जाती है, ये गलत बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, न तो ऊष्मा वायुमंडल में जाती है, न तो ऊष्मा वायुमंडल से वापस आती है। तो कुल ऊष्मा की मात्रा स्थिर रहती है बशर्ते, लेकिन न तो वो वायुमंडल में जाती है, न वायुमंडल में इतनी जल्दी प्रोसेस होती है कि पता ही नहीं चल पाता वो वायुमंडल में जाती है नहीं जाती है करके, नहीं जाती फिर भी। तो इस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि ये रुद्रोष्म प्रक्रम है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। जैसे ही उन्होंने इसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहा, तो तब हम एडियाबेटिक प्रोसेस में तो जानते हैं गामा बराबर होता है CP/CV। ये CP और CV क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तब जाके इसमें जो ये फॉर्मूला बन गया था, इस फॉर्मूले को उन्होंने करेक्ट किया, लाप्लास करेक्शन कहते हैं सर। हाँ, इसको V उन्होंने करेक्ट करके इसको पढ़ा गामा P/D। अब निकाला गया उस ध्वनि की चाल को गैस में, तो वो लगभग 332 मीटर पर सेकंड ही आई। तो ये जो लाप्लास का करेक्शन है किसके लिए है, गैसों के लिए ही था। ठीक है, ये गैसों के लिए था, ये लाप्लास ने कहा। तो इसी से एक पता चला। तो यहाँ से जब ये पूरी स्टडी करी हमने, तो हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो होती है, मैं ध्वनि की चाल के लिए आपको बता रहा हूँ, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोसों में हो रही है सर, ध्यान दो। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में हो रही है, ठोसों में। फिर हो रही है वो ठोसों में, फिर द्रवों में, और फिर जाके वो गैस में होती है। ध्यान से मेरी बात को समझना, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में बताता हूँ। द्रवों में फिर गैसों में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल और निर्वात में ध्वनि की चाल होती नहीं है। तो जो ये साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं ना, साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है, आपने सुना होगा, साउंड प्रूफ जब कमरे बनाए जाते हैं उनकी दो दीवार इस तरीके से, एक दीवार के बीच में जगह छोड़ के दूसरी दीवार बनाई जाती है। उसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे निर्वात आ गया। जब यहाँ पे निर्वात आ गया तो निर्वात में तो ध्वनि न तो यहाँ जा सकती है न यहाँ जा सकती, तो इसलिए साउंड प्रूफ हो जाता है। इसी प्रकार ये जो इसका यूज हम ऐसा भी कह सकते हैं, चंद्रमा पे कोई दो व्यक्ति गए, क्योंकि वहाँ तो कोई वातावरण होता ही नहीं है ना, तो निर्वात होता है, वहाँ पे दो व्यक्तियों की बातें आपस में सुनी नहीं जाएंगी। तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, रेल की पटरियाँ हैं, देखो सर, इसी से डॉपलर इफेक्ट निकल के आया। हाँ, रेल की पटरियाँ थी, ये रेल की पटरियों में एक आदमी यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे, इसने कान लगा रखे हैं इसमें, इसने यहाँ से ठक ठक करा, यहाँ से मारा इसमें, ठीक है, इस पे रेल की पटरी में मारा। तो कुछ समय बाद इसको एक आवाज़ तो ये सुनाई दे दी, एक हवा वाली जो एयर वाली है दो सुनाई देगी। इसको जो ध्वनि होगी ना, वो ध्वनि का क्या मिलेगा, एक सुपरपोजिशन होता हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ठोस में पहले होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ध्वनि चलती है, तो पहली ठोस वाली ध्वनि उसको सुनाई देगी, बाद में जो एयर वाली है वो सुनाई देगी, तो यहाँ पे क्लैश हो जाएगा। इसी के बाद डॉपलर ने इस इफेक्ट को समझाया था, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ध्वनि की चाल में, जो वायु में ध्वनि की चाल का दाब का क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर का, सॉरी दाब तो प्रेशर ही हुआ, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, माध्यम का क्या, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को पहले तैयार करिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करिए। तो आइए हम बहरहाल यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये जो मैं आपको समझा रहा था, इन तीनों को आप वैसे ही बता देंगे। ट्रांसवर्स वेव एग्जिस्ट इन, ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव के लिए रिजिडिटी का होना ज़रूरी है, रिजिडिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है ना, सॉलिड में ही वो वेव जाएंगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होंगी वो सॉलिड में भी होंगी, लिक्विड में भी होंगी, और गैसेस में भी होंगी। इसके लिए, और जो लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूँ, तो लिक्विड के सरफेस पे तो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर वाले पार्ट में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं सर, ठीक है। साउंड वेव
ट्रेवल फास्टर इन साउंड, किस में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है? अभी तक मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। साउंड सबसे फास्ट कहाँ से ट्रेवल करता है सर? सॉलिड में सबसे फास्ट साउंड जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन है इसमें, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, पहले देखो, ये है 4 तरंगों के आयाम दे रखे हैं। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। ये क्या दे रखा है देखिए, 4 तरंगों के यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आयाम दिए हैं, तो तीव्रता की वैल्यू निकालनी। अब इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो आई का फॉर्मूला था सर, वो था 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ए को स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रो इंटू ये डेंसिटी थी, डेंसिटी इंटू चाल, जो ये मतलब ये स्पीड होगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जो दिया है ए एम्पलीट्यूड दिया है, मैं इसको कैपिटल नहीं स्मॉल लिख देता हूँ। लो, यहाँ एम्पलीट्यूड दिया है और ओमेगा दिया है, तो मुझे ओमेगा बनाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पाई एन, इसको एक साथ लिख देता हूँ स्क्वायर करके, और ए स्क्वायर रो और क्या बचेगा, न्यू ना, अपॉन नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास सारी क्वांटिटी कांस्टेंट मिल रही हैं, तो ये जो प्रोपोर्शनल आ जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, जो मुझे चाहिए था ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जा रहा है। मुझे ए और ओमेगा तो दे रखा है, ये कह रहा है 4 तरंगों के आयाम ए और ओमेगा दे रखा है, तो किस तरंग की तीव्रता सबसे अधिक होगी। बस ये मिला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मिल गया। अब ओमेगा सबसे ज़्यादा इसका है, लेकिन जब ओमेगा इसका ज़्यादा है, इसका भी स्क्वायर कर रहे हो आप, और इसमें जो आएगा आपका ये ए, तो ए का स्क्वायर तो कम हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ ओमेगा कम हो गया, यहाँ ओमेगा कम हो गया, यहाँ 500 है और ये 10 है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि ये जो इंटेंसिटी होगी किसके लिए अधिक आएगी फिर ये, और तो क्वांटिटी फिक्स होंगी, तो किसके लिए अधिक आएगी, तीव्रता सबसे अधिक किसके लिए होगी सर, पहले वाले के लिए तीव्रता जो होगी सबसे अधिक होगी। अगला देखो, कलांतर और पथांतर में अंतर क्या होता है। देखो, ये रिलेशन भी मैंने प्रूव कराया था थ्योरी में। डेल्टा फाई इज इक्व टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा सर आपका। ठीक है, इसी से क्या पता यही पूछ दे। ठीक है, दूसरा इस पे बेस्ड नीचे क्वेश्चन भी दिया है, इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं हम। देखो, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये जो 35 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कहा डेल्टा फाई इज इक्व टू कितना होता है, डेल्टा फाई इज इक्व टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब यहाँ जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको न्यू अपॉन 2 पाई एन लैम्डा बराबर, न्यू बराबर एन लैम्डा होता है ना, जब आप न्यू बराबर एन लैम्डा रखते हैं तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी न्यू अपॉन एन आ जाएगी ना, तो न्यू नीचे आ जाएगा, एन लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी न्यू अपॉन एन आएगी ना, एन अपॉन न्यू, न्यू बराबर एन लैम्डा ही तो होता है। फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ ना मैं, न्यू बराबर एन लैम्डा आएगा। तो जब आप न्यू बराबर एन लैम्डा रखेंगे तो ये वैल्यू तो इतनी आनी चाहिए। क्या मैं गलत रख रहा हूँ उसको, आप बताइए। न्यू बराबर एन लैम्डा, न्यू बराबर एन लैम्डा ही तो हुआ, तो लैम्डा की जगह पे वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम कह रहे हैं न्यू बराबर एन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा सर न्यू अपॉन एन, तो न्यू अपॉन एन। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है यार। अच्छा, मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें 20 दूरी निकालनी है ना, डेल्टा एक्स निकालना है। मैं डेल्टा फाई में तो सही कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ मैं, लेकिन दूरी को निकाल लेंगे हम, हमें दूरी निकालनी है ना, तब गलत आ गया था। तो ये फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा फाई बराबर इतना। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा फिर, डेल्टा एक्स इज इक्व टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई आएगा ना। अब चेंज करता हूँ तो अब सही है ये, न्यू अपॉन 2 पाई एन इंटू डेल्टा फाई। ठीक है सर, अब सबसे पहला काम मुझे ये 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो आपको आता होगा, π/3 रेडियन होता है इसका वैल्यू। तो इसकी जगह पे तो न्यू को ऐसे ही रहने दें, 2 पाई इंटू एन इंटू π/3 रख देते हैं। तो पाई से पाई कट गया
तो ये वैल्यू आ गया सर न्यू अपॉन 6n। बस ख़त्म कहानी। न्यू कितना दिया आप देखो, ये न्यू की वैल्यू दे रखी है 500, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, और यहाँ क्या दे रखा है आपको, तरंग की आवृत्ति 500 है और 6 इंटू 360 दिया है ना। तो ये और ये कटेगा, सही लिख रहा हूँ मैं? आवृत्ति जो दी है वो 500 हर्ट्ज दी है ना, तो फॉर्मूला तो हमने सही लिखा है। फॉर्मूला हमने क्या लिखा, न्यू अपॉन 2πn इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब π/3। डेल्टा फाई का मतलब क्या आएगा सर, π/3 तो आएगा, π/3 होगा वो, π/3 रेडियन। क्यों सर? ये आएगा π/3 रेडियन। तो π/3 का मतलब ये हुआ, जब आप वैल्यू रखेंगे न्यू अपॉन, अच्छा मैं गलत रख रहा हूँ ना यार, ये न्यू अपॉन चाल है ना, न्यू मैं उल्टा रख रहा हूँ ना, यहाँ पे चाल है ना न्यू। तो 360 अपॉन, पहली तो ये देखो 2, ये 6 हो जाएगा और ये पाई कट जाएगा 6n। 360 अपॉन कितना, 6 इंटू 500, यही तो आएगा शायद। n की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, और फिर भी तो गलत आ रहा है यार ऐसा। ये तो बहुत ही छोटा आ जा रहा है, 6×5 30, 300 आ जा रहा है ना। ये गलत क्यों आ रहा है? मीटर पर सेकेंड हर्ट्ज सही है। ये वैल्यू गलत क्यों आ रही सर? क्या गलती कर रहा हूँ मैं इसमें, आपको समझ में आ रही है? न्यू अपॉन 2π इंटू n इंटू डेल्टा पाई, π/3 तो आएगा 60 की वैल्यू, तो पाई से पाई कटेगा, डेल्टा फाई सही रखा है ना मैंने। डेल्टा x बराबर डेल्टा फाई, जिस ओर डेल्टा x होगा उस ओर डेल्टा फाई होगा, π/3 होगा ना ये। तो सर हमें न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, चाल 360 दे रखी है, 360 अपॉन 6 इंटू आवृत्ति दे रखी है आपकी 500। तो ये तो आंसर, अच्छा पॉइंट में भी तो है ही यहाँ पर आंसर। ये 6 आ जाएगा, और ये 6 50 भागा 6 करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ये लेकिन ये तो बहुत ही छोटा आ जाएगा ना यार, 0.1 आएगा। तो ये गलत क्यों आ रहा है यार? 5 1 जो आएगा 10 5 12.12, 12 आना चाहिए, लेकिन मेरा गलत क्यों आ रहा है? पता नहीं क्या गलती होगी इसमें। चलो इसको देखेंगे क्वेश्चन में, कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब बार बार गलत होता रहेगा वो, दोबारा देखूंगा मैं, दोबारा समझा दूंगा, इसको करूँगा दोबारा है। इसको देखो सर, ये वाले क्वेश्चन को देखो। यदि ध्वनि तरंग का दाब आयाम का 3 गुना कर दिया जाए, एक बार गलती हो जाती है तो वो गलती फिर बार बार रहती है। ध्वनि तरंग का दाब आयाम का 3 गुना कर दिया जाए तो तीव्रता कैसी होगी? ठीक है, आयाम को आप, ये भी सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर। एक्चुअली ये रिलेशनशिप होती है आयाम और P मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 रो न्यू होती है, उसी को चेंज करके बनाया। इसका मतलब ये P मैक्सिमम के स्क्वायर के इक्वल है। ये क्या कह रहा है, ध्वनि दाब आयाम 3 गुना कर दिया जाए। ध्वनि तरंग का दाब आयाम को अगर आप 3 गुना कर देते हो तो तीव्रता कैसी हो जाएगी कह रहा है। तो तीव्रता कैसी हो जाएगी खुद ही आप बताओ, ये रिलेशनशिप आ रही है ये, तो तीव्रता कैसी होगी इसमें? 9 गुनी हो जानी चाहिए ना, स्क्वायर है ना ये। ध्वनि तरंग का दाब को आपने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो ये तीव्रता 9 आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन एक बार गलत हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। ये तो कर लिए हैं आप, चलो इनको अगले लेक्चर में देखेंगे फिर अब।
इस क्वेश्चन में कहाँ गलती कर रहा हूँ मेरे तो समझ में आ नहीं रही है। गलती अगर आपकी समझ में आए तो आप कोशिश करना इसको करने की। π/3 तो मैं सही रख रहा था ना, π/3 रेडियन, π/3 रेडियन आएगा ना। फॉर्मूला तो सही रख रहा हूँ मैं, क्या था वो, एक बार और कोशिश करा जाए। डेल्टा फाई इज इक्व टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा एक्स का मान जो आएगा λ/2π इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा। अब लैम्डा के फॉर्म में वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो लैम्डा की जगह पे न्यू बराबर n लैम्डा होता है, तो न्यू/n आएगा, न्यू/2πn इंटू डेल्टा फाई। ठीक है सर, डेल्टा फाई को रहने दो, न्यू/2π इंटू फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी दे रखी है इसने, 500 हर्ट्ज ही तो दे रखी है, 500। अच्छा मैं गलती क्या कर रहा हूँ, देखो 2πn ये है ना, ओमेगा होता है ना 2πn, 2π, ओहो ये छोटी सी गलती आप समझ आ गई मेरे। ये गलती क्या हो रही थी सर, देखो इसमें ये n थोड़ना है, ये तो आपके पास ये गलती समझ आ गई मेरे। तो हो क्या रहा था सर, देखिए ये था ना, हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू न्यू/2πn, ये होता है ओमेगा ना, इंटू डेल्टा फाई ना, डेल्टा फाई ये होती है ना फ्रीक्वेंसी। तो न्यू/ओमेगा की वैल्यू जो दे रखी है ये 500 दे रखी है, 500 हर्ट्ज है ना, 500 गुणा आपका ये जो वैल्यू आ जाएगी π/3 हो जाएगी। ठीक है, π/3, ओ नहीं यार 2π/3, π/3 आवृत्ति तो ठीक तो n ही तो होती है, आवृत्ति तो n ही होती है, क्या गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, ये नहीं बन रहा है। चलो छोड़ो इसको, कोशिश करूँगा मैं अगले बार समझा दूँगा आपको। कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ बार बार मैं, वो गलती अब सुधरेगी नहीं, अब दोबारा करूँगा उसको तो अभी समझ में आएगा।